अब कई बार ऐसा लगता है कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल क्यों नहीं रीमेजर करते, तो मैं आपको एक टिप दे देता हूं कि अगर आईएफआरएस में या इंड एएस में जानबूझकर अगर कोई नया शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब इसका कुछ तो अलग महत्व होगा। अगर हम चाहते तो इसे फेयर वैल्यू मॉडल भी बोल देते, बट फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में यूज होता है, जहां पे ये जरूरी है कि उसे हर साल रीमेजर करना पड़ेगा। अगर वही शब्द यहाँ यूज कर लेते तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए इन्होंने नया शब्द यूज किया रिवैल्यूएशन मॉडल, और ये कहा गया रिवैल्यूएशन इज डन एट फेयर वैल्यू, जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज कर देता है कि रिवैल्यूएशन तो फेयर वैल्यू ही है। इंटरचेंजेबल लगता है बट इंटरचेंजेबल है नहीं, क्योंकि इसके पीछे कहानी ये है कि रिवैल्यूएशन हर साल करना ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट टिप में ये ध्यान रखना कि जहाँ पे भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू थ्रू PNL है, या इवन फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, उसे हर साल रीमेजर करना पड़ेगा, और डिफरेंस या तो PNL में जाएगा, अगर वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI आइटम है तो डिफरेंस OCI में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप ध्यान में रख लेना, इसकी वजह से आपको ये भी पता चलेगा कि कब मुझे रीमेजर करना है और किन केसेस में मुझे रीमेजर करना ज़रूरी नहीं है। वो है रिवैल्यूएशन मॉडल। अब एसेट ने अपनी लाइफ पूरी कर ली है, फुली डेप्रिशिएट हो गया है, अब क्या करूं? एसेट की लाइफ 10 साल थी, आपकी यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट 10 साल का था, बट अभी भी आप एसेट यूज करे जा रहे हैं। एसेट फुली डेप्रिशिएटेड है, आपने जो पैसा रिकवर करना था फुली रिकवर कर लिया। हालांकि हमने रेजिडुअल वैल्यू डिटरमाइन की थी जब एसेट को खरीदा था कि इतना हमें माली से माली हालत में भी मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके केस में आप बेचने का मन नहीं बना रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू बेच के रिकवर करने की कोशिश में नहीं है, और ये आपको लगता है कि बेचेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, एसेट अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, फिर भी वो इस कंडीशन में है कि आप यूज कर सकते हैं, इस कंडीशन में है कि अभी भी गुड्स या सर्विसेज दे सकता है। अबेंडन भी नहीं किया है अभी तक, फिर भी यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हो रही है PNL में, एसेट की जो कीमत थी पूरी रिकवर हो गई, नील वैल्यू पे है, तो क्या करूं? बैलेंस शीट से हटा दूं? ऐसे केस में क्या करना चाहिए? हमने कह दिया कि एसेट की लाइफ पूरी हो चुकी है, हम फिर भी यूज करे जा रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होते हैं, और अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर्स को यह लगेगा कि एक अदृश्य एसेट इनकी मदद कर रहा है, कोई अलौकिक शक्तियां इनकी मदद कर रही हैं जिनकी वजह से ये प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। जब ऑडिटर इंस्पेक्शन कर रहा था तो उसे एक कोने में मशीन दिखाई दी जो मौजूद तो है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है, बट कागजों में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अकाउंटेंट ने उसे बाहर निकाल के फेंक दिया कि अब तो इसकी डेप्रिसिएशन पूरी हो गई, अब इसकी क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की, पर मशीन अभी भी जिंदा है, मौजूद है। तो ऐसे मामलों में अगर एसेट फुली डेप्रिशिएट हो भी चुका है तब भी हम उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, हालांकि कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा है, चाहे नील वैल्यू पे ही उसे दिखाना पड़े, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे, अपने फिक्स एसेट रजिस्टर से उसे निकाल के नहीं फेंकेंगे, ताकि फिजिकली वेरीफाई हो सके, हम दुनिया को बता पाएं कि ये एसेट हमने फुली कंज्यूम कर लिया है, फिर भी ये हमें फ़ायदे पहुंचा रहा है, अदृश्य अलौकिक शक्तियाँ हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हम इतना मुनाफा कमा पा रहे हैं, ऐसा एसेट है जो हमें ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। हमारा एस्टीमेट कहीं ना कहीं गलत हो चुका था जब हमने इसे एस्टीमेट किया था। तो क्या ये एरर है? इसलिए बोला जाता है कि एस्टीमेट्स आर नॉट एरर्स। एस्टीमेट्स में ऊपर नीचे चलता है, हो सकता है हमारी जजमेंट में कमी रह गई होगी, इसीलिए हम हर साल रिविजिट करते हैं अपने एस्टीमेट्स को कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है हमारे एस्टीमेट में, इसलिए एस्टीमेट्स रिवाइज हो जाते हैं हर साल। रिविजिट करने की वजह से जो भी ऊपर नीचे हुआ है उसे हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए कि पूरा एसेट डेप्रिशिएट हो गया और हम अभी भी उसे यूज़ करे जा रहे हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि अपने एस्टीमेट्स को रिवाइज करें, कहीं इसकी यूजफुल लाइफ बढ़ तो नहीं गई है, कहीं इसकी जो वैल्यू है वो हमें ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं देगी, जो हमारा एस्टीमेट था वो कहीं गलत तो नहीं है। अब जिस एसेट को हमने फुली डेप्रिशिएट कर लिया है, मैंने बेचने का मन बना लिया है, तो क्या मैं इसे नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में रिकॉग्नाइज कर दूं? नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल दूर से ही हाथ जोड़ रहा है कि ये मेरे लायक एसेट नहीं है, मेरे पास वही एसेट भेजना जिसमें कुछ जान हो, जिंदा हो, जो आपने फुली कंज्यूम ना किया हो। एबेंडेंट एसेट्स के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है।
आपने फुली कंज्यूम कर लिया एसेट को, अब स्क्रैप में मेरे घर मत बेचना। वो विनती कर रहा है कि मैं अबेंडेंड एसेट्स को नहीं लेता हूँ, मैं तो उन एसेट्स को लेता हूँ जिनमें कुछ जान बची है। जैसे सेकेंड हैंड कार्स वेरीफाइड डीलर्स बेचते हैं, वो कहते हैं कि इसमें कुछ जान बची हुई है, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ये नहीं कि जो सड़क पे किनारे पे कई सालों से खड़ी है, जिसके ऊपर पेड़ पौधे भी उग गए हैं, और कोई आके बोल दे कि मैं इसे बेचने के लिए तैयार हूँ, वैसा एसेट कौन लेगा। तो अबेंडेंड एसेट्स के लिए इंडिया IS 105 नॉन करंट एसेट्स में कोई जगह नहीं है, वो हमारा पीपी का ही हिस्सा रहेगा। अब जो भी हमने किया, जैसे भी किया, जिस तरीके से किया, वो सारी बातों को आपको नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स के रूप में देना होगा। हमने एसेट की कीमतों में क्या क्या ऐड किया, हमने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ की, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, हमारा डिप्रिसिएशन का मेथड क्या है, कितनी यूज़फुल लाइफ है, किस एसेट्स की कितनी यूज़फुल लाइफ है, क्या रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन से जो वैल्यूज़ आई वो हमने किन सोर्सेज से ली, सारी बातें, सारे डिस्क्लोजर्स आपको नोट्स टू अकाउंट्स में देने पड़ेंगे। और इसी के साथ मैं नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को कैसे अकाउंट किया जाता है, उसका पूरा लेखा जोखा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ।